अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज इन्वायरमेंटल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको बड़े आसान लफ्ज़ों में यूँ डिफ़ाइन किया जा सकता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। कि माइक्रोब्स की जो स्टडी है उनकी नेचुरल हैबिटेट में, उस स्टडी को इस ब्रांच ऑफ साइंस में डील किया जाता है या इस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ा जाता है। सो द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स with the study of the microbes in their natural habitat. नेचुरल हैबिटेट में माइक्रोब्स की स्टडी को एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और हम आगे अब डिफ़ाइन करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को। ये भी बड़ा आसान है। द स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस, स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में माइक्रोब्स के जो प्रैक्टिकल यूजेस हैं उनकी स्टडी को हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इन्वायरमेंट में जो माइक्रोब्स के प्रैक्टिकल यूजेस हैं वो किस किस फील्ड में हो सकते हैं। दैट मे इंक्लूड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दैट मे इंक्लूड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, and that may include medical industry, that may include so many other industries. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस्तेमाल हो रहे हैं, फूड इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये अब इनकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी को दोबारा से थोड़ा सा हम बयान करते हैं। द स्टडी ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स इन फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड बायोटेक्नोलॉजी। तीन चीज़ें बुनियादी तौर पर बताई गई हैं। फूड प्रोसेसिंग नंबर 1, नंबर 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इनका इस्तेमाल किया है, एंड बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का इस्तेमाल क्या है। इनकी स्टडी को हम अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में लेते हैं। अब एक और टर्म है, वो है जी माइक्रोबियल इकोलॉजी। माइक्रोबियल इकोलॉजी किसे कहते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ द माइक्रोब्स, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब्स विद द इन्वायरमेंट। माइक्रोब्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, एंड द इफ़ेक्ट्स of the interaction of microbes with the environment or on the environment, इसको हम स्टडी करते हैं। ये जो है ये माइक्रोबियल इकोलॉजी में शामिल है। सो स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब्स विद द एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट्स ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ माइक्रोब्स ऑन द एनवायरनमेंट। ये दो चीज़ें, अफेक्ट्स क्या हैं माइक्रोब्स के इस इंटरेक्शन की बुनियाद पर इन्वायरमेंट पे, उसको स्टडी उसकी स्टडी, और इस इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोब विद द एनवायरनमेंट, इसकी स्टडी को हम माइक्रोबियल इकोलॉजी कहते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर 1 बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नंबर 2 एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कभी ज़िंदा रहे हों या ज़िंदा कंपोनेंट्स हों। सो बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज़म्स और वंस लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, जो अब ज़िंदा हैं ऑर्गेनिज़म्स या पहले कभी ज़िंदा थे लेकिन अब बेशक ज़िंदा नहीं है, वो भी बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट में शामिल होंगे। मसलन मिसाल के तौर पर सिम्बियोट्स जो होते हैं,
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो होता है और पैरासाइट्स जो होते हैं और जो सबस्ट्रेट्स होते हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल हैं। फूड सबस्ट्रेट्स ख़ास तौर पर पैरासाइट्स, और हमने बताया कि जी सिम्बायोट्स शेयरिंग एन ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, वो सिम्बायोट्स जो कि एक ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट को शेयर कर रहे होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल होते हैं। और हम यहाँ थोड़ी सी अब आगे बात बढ़ाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ साथ इन्वायरमेंट में ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जो कि इस इन्वायरमेंट का हिस्सा है, और वो है नंबर 1 लाइट, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 सॉइल, नंबर 4 वाटर एंड एटमॉस्फेयर। इसमें एटमॉस्फेयर भी शामिल है। सो ये 5 चीज़ें ए बायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल हैं। नंबर 1 हमने बताया कि लाइट है, नंबर 2 टेम्परेचर है, नंबर 3 वाटर है, नंबर 4 सॉइल है एंड नंबर 5 एटमॉस्फेयर है। ये सारी की सारी चीज़ें ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं किसके? इन्वायरमेंट के। इसी तरह बायोटिक कंपोनेंट्स भी हमने बताया इन्वायरमेंट के। अब हमने थोड़ा सा ये बताना है कि ये तो इन्वायरमेंट हो गया, अब इस इन्वायरमेंट की ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी बतानी, इकोसिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए प्रॉपर डेफिनेशन मैं ज़रा देखता हूँ, अगर यहाँ कहीं लिखी है तो वो शेयर कर लेते हैं आपसे, और अगर नहीं लिखी तो फिर अपने लफ्ज़ों में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने लिखा है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम जो है ना, वो उस पर थोड़ी सी उन्होंने बात की है। तो इकोसिस्टम जो होता है बेसिकली बायोस्फीयर से मिलकर बनता है। इकोसिस्टम जो है ना बायोस्फीयर से मिलकर बनता है। इकोसिस्टम में बुनियादी तौर पर बायोस्फीयर शामिल है, और बायोस्फीयर को फर्दर हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर, नंबर 2 लिथोस्फीयर एंड नंबर 3 एटमॉस्फेयर। जो बायोस्फीयर है वो क्या है? बायोस्फीयर एक्चुअली दैट इज अ थिन एनवेलप ऑफ लाइफ। बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स एनवेलप और स्फीयर। So this is a thin sphere of life which is around about 14 miles deep, जो तकरीबन 14 मील डीप होता है। That surrounds the earth surface, जो ज़मीन की सरफेस को सराउंड करता है। 14 मील डीप होता है, ज़मीन की सरफेस को सराउंड करता है, और ये बायोस्फीयर है। और दूसरे नंबर पर ये जो बायोस्फीयर है, इकोसिस्टम में 3 चीज़ें बुनियादी तौर पर, अगर कोई पूछे व्हाट इज़ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 थिंग्स। नंबर 1 हाइड्रोस्फीयर, नंबर 2 लिथोस्फीयर एंड नंबर 3 एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रो मीन्स वाटर, स्फीयर मीन्स एनवेलप। सो एनवेलप ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्फीयर। और ये कितना होता है? ये भी कुछ मील होता है, चंद मील। जाहिर है आपने देख लिया कि ज़मीन के ऊपर 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्सा खुश्की है, तो हाइड्रोस्फीयर बहुत ज़्यादा है खुश्की की निस्बत। लिथोस्फीयर है दूसरे नंबर पर। इकोसिस्टम में दूसरी चीज़ जो है वो लिथोस्फीयर है। पहली चीज़ हाइड्रोस्फीयर है, दूसरी चीज़ लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर मीन्स, लिथो का मतलब है सॉइल और स्फीयर मीन्स एनवेलप। सो एनवेलप ऑफ द सॉइल is called as lithosphere and it is also again few miles deep। तो ये भी few miles होता है। एटमॉस्फेयर है तीसरे नंबर पर, जो कि इकोसिस्टम को बनाता है। तीसरी चीज़ है एटमॉस्फेयर। एटमोस्फेयर, एटमो मीन्स एयर, few miles of the air envelope, few miles of air envelope, that is called as atmosphere। तो ये 3 चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम को बनाती हैं, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं?
बायोस्फीयर बनाते हैं। और बायोस्फीयर में एक्चुअली बायोम्स होते हैं, बायोम्स होते हैं। और बायोम्स जो होते हैं उसकी हम तफसील थोड़ी सी बता देते हैं आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे से ऊपर आऊँगा। समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होता है, एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, और उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की अगर मज़ीद हम फर्दर डिवीजन करें तो उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और इस तरह की चीज़ें मिलकर वो एक ऑर्गेनिज्म बनाती हैं। तो पहली जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है वो ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स है, ये जब बहुत सारे मिल जाते हैं आपस में इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो वो फिर पॉपुलेशन एक बना देते हैं। तो पहले ऑर्गन्स और ऑर्गेनेल्स मिले और एक ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिले तो एक पॉपुलेशन बन गई। उसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन वो शुमार होगी। तो एक जो पॉपुलेशन होगी उसमें सिमिलर स्पीशी के ऑर्गेनिजम्स होंगे। Organisms of similar species unite together and they form a population। और जब एक पॉपुलेशन बन जाएगी तो फिर बहुत सारी पॉपुलेशंस मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मिलकर जो बना रहे होते हैं, वो बहुत सारी पॉपुलेशंस आपस में मिलेंगी और एक कम्युनिटी बनेगी। कम्युनिटी, अब दूसरे लफ्ज़ों में याद कर लें कि एक कम्युनिटी में बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं, और वो जो बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं वो ज़ाहिर है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस होती हैं, और वो सारी पॉपुलेशंस आपस में मिलकर एक कम्युनिटी बनाती हैं। और जब ये कम्युनिटीज़ एक बन जाती है तो वो कम्युनिटी जो है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एक इकोसिस्टम को बनाती हैं, जिसका जिक्र हमने बताया आपको कि एक इकोसिस्टम में फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक हाइड्रोस्फीयर होता है, एक लिथोस्फीयर होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है। तो ये तीनों स्फीयर मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। और इकोसिस्टम्स जो हैं वो बायोम्स के साथ मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर कैसे बनता है, इकोसिस्टम मिलते हैं और बायोम्स मिलते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये चीज़ बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इकोसिस्टम का तो हमने बता दिया कि ये हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है और एटमॉस्फेयर, ये तीन चीज़ें मिलकर इकोसिस्टम बन गया। बायोम्स क्या हैं, तो इस पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बायोम्स दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। नंबर वन, टेरेस्ट्रियल रियल्म होती है इसमें, यानी कि टेरेस्ट्रियल रियल्म मीन्स वो इलाका जो खुश्की पे मुश्तमिल होता है, और दूसरे नंबर पे एक्वाटिक रियल्म होती है। तो एक्वाटिक रियल्म में ज़ाहिर है खुश्की वाला इलाका नहीं होगा, उसमें पानी वाला इलाका होगा, और हमें पता है कि 3 हिस्से पानी है ज़मीन पर। तो टेरेस्ट्रियल रियल्म में उन्होंने बताया ये जो ये बायोस्फीयर में ये चीज़ें हैं, तो उसमें जो टेरेस्ट्रियल इलाका है, उस टेरेस्ट्रियल इलाके में बायोम्स होते हैं। उस बायोम की हम बात करने वाले हैं कि बायोम में फर्दर क्या है। बायोम्स में 4 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, ग्रासलैंड एरिया हो सकता है, ये जो खुश्की का इलाका है टेरेस्ट्रियल रियल्म में बायोम है, और उस बायोम में 4 चीज़ें किस तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, ग्रासलैंड होती है जिसमें सब्ज़ा ही सब्ज़ा होता है और दरख्त पैदा होते हैं और घास और जड़ी बूटियाँ, जहाँ मैदानी इलाका जिसको कह सकते हैं। और डेजर्ट, दूसरे नंबर पर डेजर्ट एरिया होता है, ये भी है तो मैदानी इलाका, लेकिन यहाँ पर सहरा होता है, रेत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर ग्रीनरी नहीं होती, तो ये ग्रासलैंड नहीं है, ये डेजर्ट एरिया है। तीसरे नंबर पर इस बायोम में जो चीज़ शामिल है वो है माउंटेन्स, पहाड़ियाँ, पहाड़ी इलाके जो सारे हैं वो सारे बायोम्स में तीसरे नंबर पर आते हैं। चौथे नंबर पर बायोम्स में जो चीज़ शामिल है वो है जी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर
ट्रॉपिकल रेंज होती रहती हैं, वक्फे वक्फे से बारिशें होती रहती हैं और मौसमियाती बारिशें होती रहती हैं और वहाँ पर जंगलात ज़्यादा होते हैं। तो 4 चीज़ें हैं जी। नंबर 1 ग्रासलैंड्स, नंबर टू डेजर्ट्स, नंबर 3 माउंटेन्स, नंबर 4 ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। ये चारों चीज़ें मिलकर बनाती हैं बायोम्स, और ये बायोम्स और इकोसिस्टम मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। समझ आ गई? या आप इस तरह कह लें बायोस्फीयर कैसे बनता है। एक तो ये बायोम्स हैं, ये जिसमें ये 4 चीज़ें शामिल हैं, ये मिलती हैं। और दूसरा एक्वेटिक रियल्म जो है, जिसमें अच्छा एक्वेटिक रियल्म में हम आपको बताना भूल गए, बताते हैं कि एक्वेटिक जो एरिया है उसमें उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, फ्रेश वाटर एरिया एंड मैरीन वाटर एरिया। तो ये 2 चीज़ें मिलकर एक्वेटिक एरिया बनाती हैं, और ये एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलता है बायोम्स के साथ, जिसमें ये माउंटेन्स भी हैं, जिसमें डेजर्ट भी हैं, जिसमें ग्रासलैंड भी है, जिसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट्स भी हैं। ये मिलकर बनाते हैं बायोस्फीयर। ये मैं आपको क्या बताया मैंने, ये सारी मैंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम बनाई। ये सारा कुछ इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम क्या है उसकी बुनियाद मैंने शुरू की ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म बहुत सारे एक जैसे मिले, एक पॉपुलेशन बनी, और जब बहुत सारी पॉपुलेशन बन गई, फिर बहुत सारी पॉपुलेशंस आपस में मिली, वो बन गई जनाब आला कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ जब बहुत सारी आपस में मिली तो वो बना दिया उन्होंने एक इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में एक्वेटिक इकोसिस्टम मिला बायोम्स के साथ, और वो मिल के बन गए बायोस्फीयर। और जब ये बायोस्फीयर बन गया तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोसिस्टम। तो हम अब डिफाइन कर सकते हैं थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम को डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत सारे, उनका कलेक्शन है टुगेदर विद इट्स सराउंडिंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। So collection of the organisms together with its surrounding physical and chemical factors, that is called as ecosystem। ये हमने सारी ecosystem की organization आपके सामने डिस्कस की। और ये जो ecosystem है हमने बताया कि इसमें environment होती है, और इन्वायरमेंट के 2 अहम तरीन कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक वो हैं जो लिविंग हैं या वंस लिविंग थे, जिसमें मिसालें हमने पहले ही बता दी आपको कि सिम्बायोटिक सिम्बियोट्स रिलेशनशिप्स जो होते हैं, जो कि शेयर करते हैं ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट को। और दूसरे नंबर पर पैरासाइट्स की मिसाल दी हमने, तीसरे नंबर पर फूड सबस्ट्रेट्स की मिसाल दी। ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो इन्वायरमेंट बना रहे हैं। तो दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, और उसके साथ सॉइल के साथ और क्या है जी, लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर है और एटमॉस्फेयर है। वाटर है और एटमॉस्फेयर है। तो सॉइल लिथोस्फेयर हो गया, वाटर हाइड्रोस्फेयर हो गया, और एटमॉस्फेयर क्या हो गया जी, एयर का स्फेयर हो गया। तो ये तीनों स्फेयर इसमें आ गए, और इसमें 2 चीज़ें जो है लाइट है और टेम्परेचर है, वो ऐड होती हैं इन एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो ये इन्वायरमेंट बनता है और ये इकोसिस्टम बनता है। और अच्छा, ये सारा कुछ क्यों ज़रूरी है? ये सारे कंपोनेंट्स लाइफ को ड्राइव करने के लिए अल्लाह पाक ने बनाए हैं। ये पूरा निज़ाम किसने बनाया है? रब्बुल आलमीन ने बनाया है। और इस सारे निज़ाम में हर चीज़ की अलग अलग ड्यूटी लगा दी है रब्बुल आलमीन ने। और इस सारे निज़ाम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है, हम वो पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। और वो माइक्रोब्स किस तरह इस्तेमाल होते हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरी इन्वायरमेंट में, उनका रोल क्या है, और कैसे कैसे वो रोल कहाँ कहाँ अदा करते हैं, वो हमने इसमें डिस्कस करना है।
तो मुख्तसर दूसरा लेक्चर उसका हम इंशाल्लाह बयान करेंगे, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। मुख्तसर बात यह है कि इस कायनात में हर चीज़ रब्बुल आलमीन की इताअत में लगी हुई है, हुक्म इलाही पर चल रही है। ये सूरज, ये चाँद, ये सितारे, ये बादल, ये हवाएं, ये पूरा इन्वायरमेंट, ये पूरा इकोसिस्टम, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये हर चीज़, पूरी मखलूक़ात, सिर्फ इंसान है, सिर्फ इंसान है जो कि इताअत से बाहर निकलता है और ज़ाहिर है फिर नुकसान उठाता है। अल्लाह ताला ने इस कायनात के बैलेंस को बरकरार रखने के लिए हर चीज़ की ड्यूटी लगाई हुई है और हर कोई अपनी इताअत में लगा हुआ है, सिर्फ इंसान नहीं लगा हुआ। इंसान के लिए लम्हे फ़िक्र है कि उसे सोचना चाहिए कि मैं नाफरमानी की ज़िल्लत से निकल कर फर्मा बरदारी की और इताअत की इज़्ज़त में आ जाऊं, और आना चाहिए। हम अपने हाथों से इस पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे इकोसिस्टम को, पूरे निज़ाम को, जिस 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 निज़ाम को रब्बुल आलमीन ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाया है, हम उस निज़ाम को ख़राब कर रहे हैं। रोज़ाना गाड़ियों में कितना धुआं हम निकालते हैं गाड़ियों के ज़रिए से, रोज़ाना हम कितने पहाड़ों को काटते हैं और पत्थर बनाते हैं और उनकी सड़कें बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तरक्की ना करें, लेकिन कोई ऐसा निज़ाम ज़रूर बनाएं जिससे इस पूरे निज़ाम को ख़तरा ना हो। धुआं हम अपने हाथों से बहुत ज़्यादा, अपने अपने कामों से बहुत ज़्यादा इस इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को इजाफ़ा कर रहे हैं, पॉल्यूशन का इजाफ़ा कर रहे हैं। और इंडस्ट्रीज़ जो हमने लगा दी हैं उसमें प्लास्टिक्स का इस्तेमाल जो ज़्यादा हो रहा है, प्लास्टिक वेस्ट्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट्स और टेक्सटाइल वेस्ट्स और बहुत सारी वेस्ट्स, जितनी हम इंडस्ट्रियों से वेस्ट निकाल रहे हैं, उन वेस्ट से क्या हो रहा है, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, इकोसिस्टम सारा ख़राब हो रहा है। सोचना पड़ेगा, रुकना होगा थोड़ा सा, और अपने आप को कुछ इतनी ज़्यादा फैलाना नहीं चाहिए कि जिससे ये सारा निज़ाम बर्बाद हो जाए। मज़ीद इंशाअल्लाह बातें इस पे करते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।